नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था, पीवाईक्यू चला रहे हैं इस पे, ठीक है? आपकी बीपीएससी और एसटेट या अन्य भी आपके जो टीजीटी, पीजीटी के जितने भी संगीत के एग्ज़ाम हैं, सभी में समान रूप से यह काम करेगा। क्योंकि सिलेबस जो रहता है, उसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं, लगभग समान रूप से ही सभी एग्ज़ामों में बनते हैं। लेकिन ख़ास करके अभी सामने एग्ज़ाम है बीपीएससी और एसटीईटी का, ठीक है, बिहार का, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। और देखिए, जो कल कराया गया था उसमें से आगे आज हम लोग करेंगे। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपके उस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार शानदार कंटेंट लाने के लिए उत्सुक रहूँगा। तो दोस्तों देखिए, प्रथम श्रुति का क्या नाम है, ठीक है? प्रथम श्रुति का क्या नाम है? जैसा कि 22 श्रुति जो माना गया है, ठीक है, 22 श्रुति दोस्तों सबसे पहले भरत भाष्यम ग्रंथ में माना गया, मैं आपको बता दूं। हाँ दोस्तों, एक कमेंट आ रहा है दोस्तों का कि वीडियो अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहले आप अपने मोबाइल का जो यूट्यूब का जो वीडियो देखते समय जो सेटिंग का आइकन दिखता है, वहाँ पर जा कर के आप वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? 360 कर लेंगे तो वीडियो एकदम फ्रेश दिखाई देता है। मुझे भी कोई वीडियो देखना रहता है तो एटलीस्ट 360 तो कर ही लेता हूँ। तो मेरे साथ ही कुछ क्या होता है, डिफ़ॉल्ट रूप से 144 वगैरह पे दिखने लगता है, तो थोड़ा सा धुंधला जैसा दिखने लगता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 360 करके देखें वीडियो। अगर फ्रेश नहीं दिखेगा तब फिर आप बताइएगा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो भरतभाष्यम ग्रंथ में 22 श्रुतियों का नाम हुआ तो उसमें से सबसे पहला श्रुति क्या था? तिब्रा। तिब्रा कुमंदी मंद्रा छंदोवती दैवती इस तरह करके, ठीक है, मतलब कि टोटल हम लोग का छोबड़ी तक 22 श्रुति हुआ। तो प्रथम श्रुति का नाम तिब्रा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वह छोटे से छोटे नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दी वह समझा जा सके श्रुति कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे व्याख्या सहित मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, इसलिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ हमारा बहुत सारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत सारा वीडियो दिन में आपको जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा भले, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पहले पूरे टारगेट को व्याख्या के सहित मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बस आप अपना साथ दीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा, ठीक है? हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग, ताकि मैं भी आपके साथ आगे बढ़ सकूं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा ये है, श्रुति श्रुति यानी कि दी गई संस्कृत में श्री का अर्थ है सुनना, अर्थात दोस्तों यही है जो सुनाई दे वह श्रुति है। विशेष इसमें क्या कहना है? और इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 स्वर को चुन करके स्वर बनाया गया, ठीक है? और ये जो सामने आप देख रहे हैं, तीव्र कुमंती मंत्र छंदवती दैवती रजनी रक्तिका रौद्रिक क्रोधा वज्रिका, ठीक है, ये इस तरह से करके ये आपके 22 श्रुति हैं। तो आप सभी इसको ऑलरेडी पढ़े ही होंगे। यहाँ पे अब तो एग्जाम का समय, बस अभ्यास करना है, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नारायण मोरेश्वर खरे किनके शिष्य थे? तो नारायण मोरेश्वर खरे जो शिष्य थे, ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, ठीक है? नारायण मोरेश्वर खरे भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायकों में से एक थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रमुख शिष्यों में उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नारायण मोरेश्वर खरे जो थे, इन्होंने ही रागांग पद्धति का आविष्कार किया, ठीक है? थाट राग वर्गीकरण का तो भातखंडे जी ने किया, लेकिन रागांग का विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है? दोस्तों, ये जो है मैहर घराने से कलाकार संबंधित नहीं है। आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने भी उठाया था। तो दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी कंटेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैं रिसर्च करके ही आपको सारे वीडियो को दे रहा हूँ कि जो आपके फ़ायदे के लिए हो, ठीक है? तो दोस्तों, आप बस वीडियो देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि डायरेक्ट 51-52 नंबर से क्वेश्चन चल रहा है। तो दोस्तों, ऑलरेडी इसके पहले का क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। इसके पहले का क्वेश्चन चल चुका है, ठीक है? जो आगे का बाकी वो कराया जा रहा है। तो इसका जो होगा, ये अहमद जहाँ थिरकुआ जो है, ये फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं। बाकी निखिल बनर्जी, अली अकबर खां तो अलाउद्दीन खां के पुत्र ही थे। आशीष खां, ये तीनों लोग आपके मैहर घराने से संबंधित कलाकार थे, ठीक है? उस्ताद अहमद जहाँ थिरकुआ मैहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है, ठीक है? ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। हालांकि ये फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी के जो लेखक हैं दोस्तों, ये आपके
मतंग मुनि है, ठीक है। बृहदेशी की ग्रंथ की रचना मतंग मुनि ने की थी, ठीक है। और इसमें ही सर्वप्रथम रागों की उल्लेख प्राप्त होते हैं। चतुसरणा पद्धति के कितने सोपान हैं? सोपान का मतलब कितने बार हुए, ठीक है। तो 4 बार हुए, इसलिए चतुसरणा हुआ। गमा पाधा नी कोमल पामा, गमा पाधा नी पामा, मगा गमा रेसा, ठीक है। ये जो स्वर समूह है यह किसकी संगति है, मतलब किस राग की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अलैया बिलावल हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया स्वर संगति अलैया बिलावल से संबंधित है। राग बिलावल में कोमल निषाद के प्रयोग से अलैया बिलावल का निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? राग बिलावल में कोमल निषाद के प्रयोग से अलैया बिलावल का निर्माण हुआ। इस राग में सभी शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं, केवल आरोह में थोड़ा कोमल लगाया जाता है। आरोह में म वर्ज्य है, ठीक है। इसलिए इस राग की जाति सारव संपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों अलैया बिलावल की जाति क्या मानी जाती है? सारव संपूर्ण। इस राग का वादी ध और संवादी ग माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। धमार लिखा हुआ है, लेकिन धमार यहाँ पे पढ़ेंगे। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दोस्तों धमार ताल में 4 विभाग होते हैं। 14 मात्रा का ताल है, मिश्रपदी ताल है, ठीक है। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके बीपीएससी स्टेट में देखने को मिला था, ठीक है। तो इसके विष्णु नारायण भातखंडे लेखक हैं। आगे क्वेश्चन है प रेगा रे नी ध नी रे सा स्वर समूह किस राग से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो स्वर संगति है, यमन राग को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से होती है, अतः इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। आश्रय राग कैसे होता है दोस्तों? जो अपने ही थाटों के नाम से उत्पन्न होता है। इस राग में प रे ग रे नि ध नि रे सा का स्वर समूह बहुत ही अत्यधिक प्रयोग होता है, अतः यह यमन राग का स्वर समूह है। अचल स्वर कितने हैं दोस्तों? अचल स्वर दोस्तों 2 होते हैं, सा और प। इनके विकृत रूप नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के जो गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक तथा एक महान संगीतज्ञ थे। तानसेन, जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था, ने इन्हीं से संगीत की शिक्षा की थी, यानी कि तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। दोस्तों बाय द वे मेरे से भी अगर कोई भूल होती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। और किताबों के तरह तरह के कंटेंट मिल जाते हैं अलग अलग संगीत के पुस्तकों में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे माध्यम से किसी तरह का आपको वीडियो में डाउट दिखे या मेरे से कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी, उसको दिल पे ना लेंगे। कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देंगे, ताकि मैं भी अपना सुधार कर लूँगा और जो साथी कमेंट पढ़ेंगे उनका भी सुधार हो जाएगा, और आगे के वीडियो में हम लोग उसको संशोधन करके फिर दूसरी बार उसको सही भी कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों संगीत के जितने भी एस्पायरेंट हो या विद्यार्थी हो, टीचर हो, जो भी हैं, उनको एक विनम्रता के साथ सीखने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए। वैसे जैसे कि आपके जो प्रैक्टिकल का पार्ट है राग का, ये तो इतना बड़ा चीज़ है कि अगर आप जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक यमन को आप अब अगर साधना चाहे तो 2 साल लग जाएगा, फिर भी वो अधूरा है। तो राग में जहाँ तक ये है, संगीत में कोई महारत हासिल नहीं कर सकता, सभी को सीखना है और ज्ञान की कोई अंत नहीं होती है, ठीक है। राग खमाज की जाति क्या है? राग खमाज की जो जाति है, राग खमाज की जाति यहाँ पे साड़व संपूर्ण होगा दोस्तों, पाड़व लिखा है, ठीक है। राग खमाज भारतीय संगीत पद्धति के 10 थाटों में से एक है। राग खमाज में आरोह में रे नहीं लगता है, इसलिए साड़व हो जाता है, चूँकि रे वर्जित होता है, जबकि आरोह में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति साड़व संपूर्ण है। षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएँ हैं? देखिए सभी ग्रामों की 7-7 मूर्छनाएँ हैं, ठीक है, इसलिए 3 ग्रामों का 21 मूर्छनाएँ हो जाता है। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएँ होती है। संवादी स्वरों का वह समूह ग्राम है जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप में विद्यमान होती हैं और जो मूर्छना तान वर्ण कर्म अलंकार आदि का आश्रय होता है, ठीक है। सामान्यतः ग्राम 3 माने गए: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। षडज ग्राम में सभी स्वर 4-3-2-4 4-3-2 के क्रम के आधार पर स्वर की अंतिम श्रुति पर स्थापित होती हैं। इस क्रम युक्त 7 स्वरों को मूर्छना कहा जाता है। आप व्याख्या को पढ़ करके सुन करके कितना सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि 3 ग्राम होते हैं और षडज ग्राम के जो स्वर होते हैं 4-3-2-4 4-3-2, और ये 4-3-2-4 4-3-2-4 कैसे होते हैं इसको भी मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए सा रे ग म प ध नि, मतलब हम लोग का 7 स्वर हुआ, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि सा म प का 4 श्रुति है। तो सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे सा रे ग म प। यहाँ पे हम लोग का यहीं पे दिख गया कि सा और म प का 4 श्रुति है, तो यहाँ पे तो करेक्ट हो गया 4 यहाँ पे। और 3 श्रुति रे का है, तो सा के बाद रे का 3 श्रुति, ग का 2 श्रुति, फिर ध यहाँ पे प के बाद ध का श्रुति 3 में होता है, उसके बाद में अंतिम श्रुति अंतिम स्वर का श्रुति 2 होता है। तो उस हिसाब से हम लोग का सारेगामा पधनि के हिसाब से 4 3 2 4 4 3 2 यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए कौन सा क्रम सही है? दोस्तों उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए कौन सा क्रम सही है? तो ऊंचा नीचा और मध्यम सही होता है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए ऊंचा नीचा तथा मध्यम क्रम सही है। कंठ तालु आदि सर्वर्ण स्थानों के ऊपर के भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहते हैं। ठीक है, ये कुछ डिटेल उतना दिखना नहीं है, बस आप लोग ध्यान रखेंगे उदात्त अनुदात्त और स्वरित को ऊंचा नीचा मध्यम कहते हैं। अलंघन प्रकार है। देखिए जब अलंघन करेंगे ना, किसी चीज़ को जब नहीं लाएंगे तो बहुत हो जाएगा, तो बहुत्व इसका आंसर हो जाएगा। बहुत्व, अलंघन एक बहुत्व का प्रकार है। ठीक है, अल्पत्व बहुत्व जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी में अलंघन आता है। अलंघन बहुत्व का प्रकार है। राग में प्रयोग की जाने वाले स्वरों की मात्रा शास्त्रकारों में मुख्यतः 2 शब्दों में व्यक्त की है, अल्पत्व और बहुत्व। जिस स्वर का प्रयोग कम उसे अल्पत्व कहेंगे, और जिस स्वर का प्रयोग अधिक हो यानी कि अधिक हो तो बहुत होगा तो बहुत्व कहते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार अल्पत्व के 2 प्रकार हैं, लंघन अल्पत्व और अनभ्यास अल्पत्व। ठीक है, और जबकि बहुत्व के 2 प्रकार है, अलंघन बहुत्व और अभ्यास बहुत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पंडित किशन महाराज किस बात से संबंधित थे? तो तबले के थे। ठीक है, बनारस घराने के, और इनका जन्म 3 सितंबर 1923 को बनारस में हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, देख रहे हैं व्याख्या से ये चीज़ फ़ायदा हो रहा है कि बहुत सारा डिटेल उसे संबंधित मिल रहा है। उनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1923 को। इन्हें वर्ष 1973 में पद्मश्री भी इनको दिया गया है। 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में उस्ताद डनायत अली खां पुरस्कार, और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? ये इस क्वेश्चन को बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, 5 आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? ये सभी चीज़ बता चुके हैं। ग ध नि कोमल युक्त थाट क्या है? जब ग ध नि कोमल लगता है ना तो असावरी हो जाता है। ये सभी आप लोग समझ रहे हैं, बेसिक चीज़ है। कौन से राग का स्वर समान है? कौन से राग का स्वर समान है दोस्तों? तो इसका हम लोग एक बार आपको व्याख्या भी दिखा देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो भोपाली और देशकार है ना, ये एक दूसरे के संप्राकृतिक राग होते हैं, और इसका व्याख्या हम लोग एक बार देख लेते हैं। भोपाली देशकार राग का स्वर समान है। राग देशकार, ठीक है, के प्रथम प्रहर में, दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इस राग में मध्यम एवं निषाद वर्ज्य है। यह भोपाली के समान प्रतीत होता है, किंतु भोपाली पूर्वांग प्रधान है, जबकि भोपाली और देशकार आपका उत्तरांग प्रधान है। राग भोपाली कल्याण थाट का एक राग है। प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना किस राग पर आधारित है? देखिए वंदे मातरम देश का गीत है, तो देश पे आधारित है, यहाँ याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में कुल कितने विकृत स्वर हैं? उत्तर भारतीय संगीत में कुल 5 विकृत स्वर है, जिसमें आपका 4 कोमल और 1 तीव्र मध्यम। ठीक है, सभी को विकृत बोलते हैं। श्रुतियों की संख्या तो दोस्तों 22 होती है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक में चिन्ह कैसे हैं? तो तार सप्तक का जो चिन्ह होता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर में, सा के ऊपर जैसे ये, ठीक है, मतलब ए जो तीव्र में लगता है हम लोग के यहाँ ऊपर एक रेप के जैसा, ठीक है, एक डंडे के जैसा, वही इसमें प्रयोग होता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर में तार सप्तक के लिए। प्रातःकालीन राग है। प्रातःकालीन राग कौन सा है दोस्तों? ये जो आपका जौनपुरी असावरी थाट का, ये दिए गए विकल्पों में कोई भी प्रातःकालीन नहीं है, यद्यपि आयोग ने उसका उत्तर जौनपुरी माना है। जौनपुरी राग के दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला राग है। यह राग उत्तरांग प्रधान, जैसे प्रातःकालीन जैसे भैरव वगैरह गाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जौनपुरी आपका जो असावरी थाट का राग है, इसको बोर्ड ने यहाँ पे देख रहे हैं व्याख्या में, यह प्रातःकालीन नहीं है, परंतु फिर भी बोर्ड ने माना है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड इसको मतलब जौनपुरी को प्रातःकालीन ही मान लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए उस समय हम लोग आंसर का इसका टिक करेंगे। जाति साडो संपूर्ण है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह तबले पर नहीं बजता है।
क्या तबले पर नहीं बजता है? देखिए गमक जो है ना, ये गायकी का पार्ट है, ध्रुपद वगैरह में बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तबले पे, तो जब गायकी का पार्ट है तो गमक तबले पे कैसे लगेगा? पेशकार ये दिल्ली घराने की विशेषता है, ठीक है। कायदा तिहाई, तिहाई तो तबले का चीज़ है, एक ही चीज़ को जब 3 बार रिपीट करके फिर सम में आते हैं तो वह तिहाई है, ठीक है। और कायदा तो है जो मतलब कि तबले के जो वादन है, किसी पार्ट को विस्तार करते हैं, ठीक है, वही तो कायदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसीद खानी गत किस लय में बजाई जाती है? मसीद खानी बहुत ही मस्ती से विलंबित लय में बजाई जाती है। घुंघरू किस स्वर का बाद है? घुंघरू घन का बाद है, ठीक है, घन घन वर्ग का बाद है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंक को दर्शाता है? तोड़ी अंक को रे गा रे सा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है ना, राग का जो पार्ट होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इससे घबराना नहीं है, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि रागों में मैं भी महारत हासिल किया हूँ, मैं तो अभी रागों को सीख रहा हूँ। और राग इतना बड़ा चीज़ होता है दोस्तों कि आप जितना सीखेंगे ना लगेगा कि कम है, तो आप परेशान ना होंगे। रागों का क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम लोग अभ्यास बनाएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों थ्योरी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अगर हाँ आपके पास अगर थोड़ी ये है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप राग में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल अंगों में, तो आप बिल्कुल करिए, वहाँ से आपका जो नंबर होगा बोनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाई द वे आप कमज़ोर है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड को कूल रख के एग्ज़ाम इत्मीनान से देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है? राग में राग की पुनः स्थापना, यानी कि आविर्भाव, तिरोभाव होता है जब राग में मतलब कि दूसरे रागों में चलते हैं, और आविर्भाव होता है जब उस राग में पुनः स्थापना कर लेते हैं। गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने की? ठीक है, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर 1901 में जो गंधर्व महाविद्यालय खोले थे, उसी मंडल की स्थापना इन्होंने पलुस्कर जी ने किया था, ठीक है। गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना 1901 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लाहौर में की थी। वर्ष 1915 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यह महाविद्यालय, हालांकि मुझे जहाँ तक स्रोत पता है 1908 में दूसरी शाखा मुंबई में खोली गई थी, लेकिन बुकों में क्या होता है ना, आपसे मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कंटेंट मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा संगीत एक ऐसा विषय कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो उसको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, समझते हुए आगे बढ़ना है। भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर क्या है? किसी भी संगीत का वैसे सा ही होना चाहिए मूलभूत स्वर, सा सधे सब सधे, सा के बिना कुछ नहीं, तो मूलभूत स्वर यही हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राग असावरी का वादी स्वर क्या है? राग असावरी का वादी स्वर धा है, ठीक है। ये राग असावरी भारतीय संगीत का एक प्राचीन राग है। इस राग का थाट असावरी है, इस राग का वादी स्वर धा है, और इस राग का संवादी स्वर गा है, ठीक है। जब धा वादी स्वर हुआ तो ग संवादी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है? दोस्तों आपका बिहार का प्रसिद्ध घराना तो अब बेतिया घराना है, वैसे दरभंगा घराना भी है इसका। बेतिया घराना नौहार और खंडार वाड़ियों शैलियों का प्रदर्शन करता है। देखिए प्रस्तुत विकल्पों में बेतिया घराना बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। यह घराना केवल परिवार के भीतर प्रशिक्षित लोगों को ज्ञात कुछ अनोखी तकनीकों वाली नौहार और खंडार वाड़ी शैलियों का प्रदर्शन करता है। इस शैली का प्रतिनिधि मिश्र परिवार है। इस शैली के गायक हैं इंद्रकिशोर मिश्र, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि केवल परिवार के भीतर प्रशिक्षित लोगों को, ये चीज़ कुछ मुझे जच नहीं रहा है। हालांकि संगीत वैसे भी अब बढ़ रहा है और कहीं पे भी घट रहा है, तो जितने भी संगीतकार हैं उनको जितनी नॉलेज है, ठीक है, जितने में वो है, जितनी नॉलेज है, अगर उनसे कोई जुड़ रहा है तो उसको ऑनेस्टी से अपना, मेरा ये मानना है कि ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। चलिए राग यमन किस थाट से संबंधित है? राग यमन जो है कल्याण थाट से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए मैं आप थोड़ा सा विकल्प व्याख्या पढ़ देता हूँ। राग यमन कल्याण थाट से संबंधित है। राग यमन को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। मुगल शासन के दौरान मुसलमानों ने इस राग को राग यमन अथवा राग ईमन कहना शुरू किया। इसकी जाति संपूर्ण है। इसके गायन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, ठीक है। तो कल्याण थाट इसका आंसर हो जाएगा। ताल गझम्पा नाल लिखा हुआ है, लेकिन ताल पढ़ेंगे। ताल गझम्पा में कितनी ताली होती है? तो दोस्तों इसमें 3 ताली होती है, ठीक है। इसमें 1, 5 और 12 मात्रा पर ताली लगती है, जबकि 9वीं मात्रा पर खाली होती है, ठीक है। यह मृदंग का प्रचलित ताल है। इसमें 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। इसके बोल खुले हैं। यह ध्रुपद अंग की गायन शैली के साथ संगत करने की
एक उपयुक्त ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राग में नी स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है? तो सोहनी। सोहनी राग में नी स्वर केवल एक रूप का प्रयोग होता है। सोहनी राग उत्तरांग प्रधान राग है। देखिए, ये जो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं हम लोग और आंसर एलिमिनेट करके लगाते हैं। इसका विस्तार तार सप्तक में अधिक होता है। यदि इस राग का मंद्र सप्तक में विस्तार किया गया तो पुरिया दिखने लगता है, और यदि ऋषभ और धैवत को प्रबल करके मध्य सप्तक में गाए तो मारवा दिखने लगता है। दोस्तों, रागों को समझना एक बहुत ही आपको क्या बोलते हैं पारंगत हासिल करना होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो अभ्यास से धीरे धीरे ये चीज़ें हो जाता है। अब वैसे राग एक ऐसा चीज़ है ना कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत बड़े संगीतकार हैं ना, फिर भी आप कम है इसके आगे। राग इतना बड़ा चीज़ है, संगीत का अंत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, बस हम सभी को एक साथ मिल करके अभ्यास करना है। ठीक है, और आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं मोटिवेट होकर के मेरे पास जो भी ज्ञान है, जितना मेरे पास हो सकता है, मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता हूँ आपके लिए मैं प्रयास कर सकूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा सा आपको भी देखने में और हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा सहूलियत नहीं होता है, और हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। शानदार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मैं सोच रहा हूँ कि दिन में बहुत ज़्यादा वीडियो आए, 4-5 वीडियो आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है एकदम सटीक और व्याख्या के साथ हम लोग देखते जाएँ, और आप निश्चिंत रहें, एग्ज़ाम के पहले तक आपके सारे टारगेट को पूरा हम कर देंगे।